नमस्कार विद्यार्थियों। नए साल की ढेरों शुभकामनाओं सहित मैं विकास कुमार एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का श्री राम साइंस अकेडमी के तकनीकी माध्यम में स्वागत करता हूं। बेटा, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे भाषा टॉपिक पर बात कर रहे थे। हमने पिछली क्लास तक भाषा का शाब्दिक विच्छेद कर लिया था, परिभाषा कर ली थी। उसके बाद भाषा के 4 कौशल होते हैं, उन पर बात कर ली थी। भाषा है उसको सीखने की जो योग्यताएं होती है 3, उन पर बात कर ली थी। आगे बढ़ रहे हैं अब हम भाषा के प्रकार। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है बेटा यहाँ से, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि भाषा है वो कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। भाषा के प्रकार पूछ सकते हैं कि भाषा है वो कितने प्रकार की होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 प्रकार की होती है। फिर बेटा प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि भाषा के प्रकार हैं, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो तीनों प्रकारों का सविस्तार वर्णन करना होता है हमें। उसके बाद पूछ सकते हैं अंतर बताइए, मौखिक और लिखित में अंतर बताइए। तो भाषा के प्रकारों का वर्णन और उसके बाद मौखिक व लिखित में अंतर पूछ सकते हैं आपको। सारी बात कर रहे हैं हम, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है बेटा। पहली कौन सी होती है? पहली होती है मौखिक। नंबर 2, दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है लिखित। और तीसरा प्रकार है वो होता है आपका सांकेतिक। सांकेतिक 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक होती है। ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, किस प्रकार बना है ये शब्द। मौखिक शब्द बना है मुख्य धने इक से बना है। लिखित शब्द बना है, ये बना है बेटा लिख धने इत से बना है। और सांकेतिक शब्द बना है, ये बना है संकेत धने इक से बना है। इस प्रकार बने हुए शब्द हैं तीनों के तीनों, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। 3 प्रकार की होती है भाषा। अब बेटा इनका एक एक करके हम इनका वर्णन करते हैं, एक एक करके। सबसे पहला मैं लेके आ रहा हूं, कौन सी भाषा है ये? सबसे पहले मैं मौखिक भाषा लेके आ रहा हूं। कौन सी? मौखिक। मौखिक भाषा है, बनी किस प्रकार है? मुख्य और इक से बनी है। एक प्रत्यय है, मुख मूल शब्द है। अब बेटा इसका विस्तार क्या है, वर्णन क्या है इसका? सबसे पहली बात क्या है? इसे किसे? मौखिक भाषा को इसे उच्चारित भाषा भी कहा जाता है। उच्चारित भाषा भी कहा जाता है। ये पहली बात है, मौखिक है, उच्चारित कहा जाता है, इसे उच्चारित भाषा भी कहा जाता है। दूसरी बात क्या लिखूंगा? इसमें किसमें? मौखिक भाषा में इसमें केवल बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं। केवल बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं। हम केवल बोलकर विचार प्रकट करेंगे, वो क्या कहलाएगी? मौखिक भाषा कहलाएगी। केवल बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं। तीसरी बात क्या है बेटा? 3 नंबर पॉइंट लिख रहा हूं मैं। यह मतलब मौखिक, यह मौखिक भाषा है, यह अस्थाई। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती, यह अस्थाई व एक तो अस्थाई होती है,
स्थायी नहीं रख सकते हम। सुबह से हमने कितना बोला है, कहाँ कहाँ क्या क्या बात बोली है, ज्यादा लंबे समय तक हम इसको याद नहीं रख सकते। तो क्या होती है, यह अस्थायी होती है। अस्थायी वह परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। बेटा ये स्थान स्थान पर, कुछ स्थान विशेष पर बदल जाती है, बोलने का लहजा बदल जाता है, बोलने का ढंग बदल जाता है, कुछ शब्द है उनके अर्थ भी बदल जाते हैं, किस वे में लिया गया है। तो क्या होती है मौखिक भाषा, अस्थायी होती है, वह परिवर्तनशील होती है, बदल जाती है। फिर क्या है नेक्स्ट बात, 4 नंबर, इसमें 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 सुनना व बोलना कौशलों का प्रयोग किया जाता है। 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उन चारों में से सुनना तथा बोलना कौशलों का प्रयोग किया जाता है, कौशलों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बोलना व सुनना मौखिक भाषा है, इसमें मैं तो बोल रहा हूं, ये तो लिखित है, ये तो लिखित है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, सुनना व बोलना का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 5 नंबर बात क्या है, यह मुख्य भाषा कहलाती है, या भाषा का मुख्य रूप है, यह मुख्य भाषा कहलाती है। मुख्य भाषा, मैं फॉर मौखिक, मैं फॉर मुख्य भाषा कहलाती है। इस प्रकार जोड़ लो, मैं फॉर मुख्य, मैं फॉर मौखिक। मौखिक है वो क्या है, मुख्य भाषा कहलाती है। कारण क्या है इसका कारण है कि मौखिक भाषा है ये साक्षर व निरक्षर दोनों लोगों के लिए आवश्यक है, दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। साक्षर लोग हैं वो भी इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो भी इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी कारण इसको क्या माना गया है, मुख्य भाषा माना गया है, मुख्य भाषा है। और अंतिम बात 6 नंबर बात क्या है, यह दिखाई दे रहा है ना आपको नीचे, 2 सेकंड में देख रहा हूं, यह सबसे, हाँ दिखाई दे रहा है भाई, यह सबसे सरल होती है, सबसे सरल होती है, सबसे सरल होती है बेटा। ये मौखिक भाषा है, इसकी डेफिनेशन है, इसका पूरा का पूरा वर्णन है, कुछ बात नहीं छोड़ी है बेटा, कुछ कम ही कर सकते हो आप, अधिकांशतः बातें आ गई। टाइम मैनेजमेंट के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार इसमें थोड़ा सा इसको सॉर्ट कर सकते हो आप, लेकिन ये जितनी मौखिक भाषा है उसकी जितनी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी विशेषताएं आ गई। मौखिक भाषा है, इस प्रकार लिखना है कि इसे, पहली बात इसे उच्चारित भाषा कहा जाता है। दूसरी बात क्या है, इसमें केवल बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं, जब हम बोलकर विचार प्रकट करते हैं तो मौखिक कहलाती है। फिर क्या है, यह अस्थायी होती है और बदल जाती है, परिवर्तनशील होती है। उसके बाद क्या है, इसमें सुनना व बोलना कौशलों का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या है, मैं फॉर मौखिक, मैं फॉर मुख्य, मौखिक भाषा है ये मुख्य भाषा कहलाती है, और यह सबसे सरल होती है, सबसे सरल होती है। ये बेटा मौखिक भाषा है। अब बेटा प्रश्न कैसे भी पूछे, चाहे आपसे वो पूछ ले मौखिक भाषा पर टिप्पणी लिखिए, ये रही टिप्पणी। चाहे आपसे पूछ ले मौखिक व लिखित में अंतर बताइए, मौखिक व लिखित भाषा में अंतर बताइए, क्या क्या अंतर है, तो कुल कितने अंतर हैं, आएंगे अंतर, लेकिन एक बार कितने आ गए, 6 आ गए। अब मैं दूसरी, अंतर भी हो जाएगा आपका, दूसरी भाषा है उस पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा हूं। कौन सा है दूसरी भाषा, कौन सी है, लिखित भाषा। आगे बेटा लिखित भाषा की बात कर रहा हूं। लिखित भाषा ब में कौन सी है, लिखित। लिखित किस प्रकार बना है शब्द, लिख धन इत से बना है लिखित, ये रहा लिखित, लिख प्लस इत। क्या है, इसमें
ध्वनि, इसमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है या किया जाता है। पहली बात बेटा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये बेटा कै ध्वनि का चिन्ह है, ये गै ध्वनि का चिन्ह है, ये सह ध्वनि का चिन्ह है, ये चिन्ह है। ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, क्या है? चिन्ह। ठीक है, ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। नंबर 2 क्या है? उसके जस्ट अपोजिट करना है बेटा, उल्टा करना है। इसमें केवल इसमें केवल लिखकर विचार, इसमें केवल लिखकर विचार प्रकट किए जाते हैं, लिखकर विचार प्रकट किए जाएंगे, केवल लिखकर विचार प्रकट किए जाएंगे। उसमें क्या था? केवल बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं, उच्चारित कहलाती है, मौखिक की बात थी। दूसरा अंतर क्या आएगा? इसमें केवल लिखकर विचार प्रकट किए जाते हैं। तीसरी बात कर रहा हूं मैं, क्या है? तीसरी बात कर रहा हूं, वहां क्या लिखा था पहले? यह अस्थायी और परिवर्तनशील लिखा था, तो यह क्या होगी? यह मतलब लिखित क्या हो जाएगी? यह स्थायी व अपरिवर्तित, स्थायी व अपरिवर्तित होती है, बदला नहीं जाता बेटा, स्थायी होती है। स्थायी का मतलब तो क्या है बेटा? हमारे पास मौखिक तो अस्थायी थी, हमारे पास इसका आंकड़ा नहीं रहता, कहां कब क्या बोले थे, थोड़े समय तक याद रख सकते हैं। लेकिन बेटा लिखित भाषा है, ये आज से हजारों साल पहले के प्रशस्ति हैं, शिलालेख हैं, ग्रंथ थे, वो आज भी हमारे पास सुरक्षित पड़े हैं। तो क्या है? स्थायी है। और बेटा अपरिवर्तित है, अपरिवर्तनशील है। कारण क्या है? कै कबूतर बेटा ऐसा ही होगा, लिखने में ऐसा ही होगा, कहीं पर चले जाओ, अगर हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसा ही मिलेगा, अपरिवर्तनशील है। ठीक है, ये तीसरा अंतर आ गया। फिर बेटा हमने क्या लिखा था? यहां लिखा था इसमें सुनना व बोलना कौशलों का प्रयोग किया जाता है, किसमें? मौखिक में। तो यहां क्या है? इसमें मतलब लिखित में, इसमें पढ़ना व लिखना, पढ़ना व लिखना कौशलों का, पढ़ना व लिखना कौशलों का प्रयोग होता है, या फिर मैंने लिख दिया किया जाता है। ठीक है, इसमें पढ़ना व लिखना कौशलों का प्रयोग किया जाता है। ये नेक्स्ट अंतर आ गया, इसकी डेफिनेशन भी आ रही है, इसकी विशेषता भी आ रही है, लिखित भाषा की विशेषता, ये विशेषताएं हैं। उसके बाद मैंने यह वो मुख्य कहलाती थी, और ये क्या कहलाती है? यह गौण भाषा कहलाती है, गौण भाषा कहलाती है, गौण भाषा कहलाती है। ये दूसरी बात है बेटा, क्या कहलाएगी? गौण कहलाएगी। मतलब क्यों? क्योंकि केवल इससे साक्षर लोग ही विचार प्रकट कर सकते हैं। फिर बेटा निरक्षर है, अनपढ़ है, वो इससे विचार प्रकट नहीं कर पाएंगे, तो क्या है? केवल साक्षर लोगों के लिए आवश्यक है, केवल साक्षर लोगों के लिए उपयोगी है। इसी कारण क्या कहलाती है? गौण भाषा कहलाती है, गौण भाषा कहलाती है। फिर बेटा नंबर 6 नंबर बात, अंतिम अंतर लिख रहा हूं, यह सरल व कठिन दोनों होती है, सरल व कठिन दोनों होती
होती है। सरल व कठिन दोनों होती है। क्यों? क्योंकि जिसको लिखना आता है उसके लिए क्या है? सरल है। लिखना आता है उसके लिए तो सरल है। जिसको लिखना नहीं आता उसके लिए, काम चलाऊ लिखना आता है उसके लिए क्या है? ये कठिन है बेटा। जिसको कम लिखना आता है, मात्राओं का कम जानकारी है, वो गलत लिखेगा लेकिन भाव प्रकट कर देगा लिखकर। लिख तो गलत देगा, मात्रा ऊंची नीची लगा देगा, कोई छोटी बड़ी मात्रा लगा देगा, उल्ट पुल्ट कर देगा मात्रा, लेकिन भाव प्रकट कर देगा। तो क्या है? सरल व कठिन दोनों होती है, क्योंकि जिसको लिखना आता है वो क्या है? सरल है, अन्यथा क्या है? कठिन है। ये मौखिक व लिखित भाषा के अंदर अंतर हो गया आपका। मौखिक और लिखित की विशेषताएं भी हो गई और वर्णन भी हो गया। तीसरी बात कर रहा हूं मैं, भाषा का तीसरा प्रकार है, वो कौन सा था? सांकेतिक। सांकेतिक, सांकेतिक भाषा तीसरा प्रकार। सांकेतिक भाषा की विशेषताएं देख ले, केवल 3 विशेषताएं हैं सांकेतिक। तीसरी भाषा कौन सी थी? कौन सी थी? सांकेतिक। सांकेतिक। सबसे पहली बात बेटा, शब्द किस प्रकार बना है? सांकेतिक शब्द है, ये किस प्रकार बना है? ये बना है, किस प्रकार बना है? संकेत, संकेत धन इक से बना है। ये रहा, संकेत धन इक से बना है। पहली बात क्या है? इसमें 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 केवल किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें केवल केवल संकेत, संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा बेटा, केवल संकेत चिन्हों का। देखिए ध्वनि चिन्ह अलग है। ये तो क्या है? ये तो क्या है? रफ कार्य कर रहा हूं मैं। ये तो क्या है? ये तो है, क्या है ये है बेटा ध्वनि चिन्ह। क्या है? ध्वनि चिन्ह। जिनमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगी? लिखित। और संकेत चिन्ह है, मान लो इस प्रकार का कोई चिन्ह है, आगे जाकर दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, इस प्रकार का कोई चिन्ह है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका क्या? संकेत चिन्ह कहलाएगा। ये संकेत चिन्ह कहलाएगा बेटा। संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, पहली बात। ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो तो लिखित, और जिसमें संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? सांकेतिक कहलाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? क्या है? यह केवल दिव्यांग लोगों के लिए आवश्यक है। दिव्यांग लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। दिव्यांग लोगों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, आवश्यक है दिव्यांग लोगों के लिए। मुझे नहीं जरूरत पड़ रही इसकी, ठीक है ना? ब्रेल लिपि है, ये वगैरह सांकेतिक होती है। और किसके लिए? दिव्यांग लोगों को ज्यादा आवश्यकता होती है, दिव्यांग लोगों के लिए महत्वपूर्ण। हालांकि कुछ चिन्ह तो मेरे लिए भी है, आगे जाकर दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, खतरे का निशान है, जो भी है, हॉस्पिटल का निशान है, अस्पताल का निशान है, मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिकांशतः किन लोगों के काम की है? ये दिव्यांग लोगों के काम की है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी क्या है? संकेत, संकेत संकेत निश्चित नहीं होते। संकेत निश्चित नहीं होते। अब बेटा ताली बजा रहा हूं मैं, तो ताली बजाने का मतलब खुशी प्रकट करना थोड़ी है, व्यंग्य करना भी हो सकता है। व्यंग्य करना भी हो सकता है। मैंने किसी बच्चे से पूछा, देखिए किस प्रकार, मैंने किसी बच्चे से पूछा किसकी तैयारी कर रहा हो, किसकी तैयारी कर रहे हो? उस बच्चे ने कहा कि सर नीट की कर रहा हूं। मैंने कहा फाउंडेशन कहाँ कर रहे हो? तो उसने श्री राम को छोड़कर किसी और संस्था का नाम बता दिया कि मैं वहां फाउंडेशन कर रहा हूं। मैंने कहा शाबाश, हो गई फिर तो तेरी नीट। अब बेटा ताली बजाने का मतलब क्या है? व्यंग्य प्रकट करना भी है, ठीक है ना? तो संकेत निश्चित नहीं होते, इसलिए
इसलिए इसलिए यह इसलिए यह सबसे क्या मानी जाती है, सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। इसलिए यह सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। ये बेटा अंतिम और तीसरी हो गई आपकी, कौन सी हो गई, सांकेतिक भाषा। ये बेटा अब प्रश्न कैसे भी पूछे, चाहे आपसे पूछ ले, भाषा के प्रकारों का सविस्तार वर्णन कीजिए, कर दोगे आप। मौखिक भाषा है, उसकी विशेषता, लिखित भाषा की विशेषता, सांकेतिक भाषा की विशेषता भी बता दोगे। मौखिक व लिखित में अंतर, आमतौर पर क्या है, मौखिक व लिखित में ही अंतर पूछा जाता है। मौखिक व लिखित में अंतर, तो अंतर भी बेटा हो गया आपका। ये थे, क्या था, भाषा के प्रकार। 3 प्रकार की होती है, तीनों प्रकारों का बेटा हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कुछ शब्दावलियां पूछते हैं भाई, कुछ शब्दावलियां पूछते हैं। क्या पूछ सकते हैं आपको, एक तो बेटा बोली किसे कहते हैं, ये पूछ सकते हैं आपको, बोली किसे कहते हैं। एक बेटा आपसे पूछ सकते हैं राजभाषा किसे कहा जाता है, राजभाषा किसे कहा जाता है, ये पूछ सकते हैं। एक आपसे पूछ सकते हैं राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है, ये पूछ सकते हैं बेटा। एक आपसे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, मातृभाषा किसे कहा जाता है, मातृभाषा किसे कहा जाता है, ये पूछ सकते हैं। बोली है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा है। बोली किसे कहते हैं, सीमित क्षेत्र में बोली किसे कहा जाता है, सीमित क्षेत्र में, कम क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में विचार प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। हाँ, मैं लिख रहा हूं, सीमित क्षेत्र में विचार प्रकट करने का साधन, सीमित क्षेत्र में विचार प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। छोटे क्षेत्र के अंदर विचार प्रकट करने का साधन बोली कहलाता है। बोली और भाषा में अंतर करेंगे तो और बात देख लेंगे। इसका व्याकरण नहीं होता, संवैधानिक वर्णन नहीं होता है, बहुत बातें हैं। बोली और भाषा में अंतर करेंगे तो देख लेंगे। सीमित क्षेत्र में विचार प्रकट करने का साधन क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। राजभाषा वह भाषा जिसमें किसी देश का राजकार्य हो, क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। यानी जिस भाषा के अंदर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, आप, मैं, शिक्षक, ये जिस भाषा में काम करेंगे, किसी देश के राज करने की भाषा है, राजभाषा है, तो वो क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। जिसमें किसी देश का राजकार्य होता है वो क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है, राजभाषा। और हिंदी क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा न होकर क्या है, राजभाषा है। अभी बात करेंगे राजभाषा पर भी। राजभाषा की परिभाषा ये है, वह भाषा जिसमें किसी देश का राजकार्य किया जाता है क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं फिर, संपूर्ण देश के लोगों द्वारा उच्चारित भाषा। अगर कोई ऐसी भाषा जिसको देश की सारी जनता बोलती है, सारी की सारी जनता जिस भाषा का प्रयोग करती है वो क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा। और आपको पता है हिंदी भाषी राज्यों की संख्या 10 है। 10 ही राज्य ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। इसी कारण हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है,
राजभाषा है, और भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, है ही नहीं कोई भाषा राष्ट्रभाषा, राजभाषा है। फिर बेटा नेक्स्ट शब्दावली आपसे पूछेंगे कि मातृभाषा किसे कहा जाता है, मातृभाषा किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, वह भाषा, वह भाषा, वह भाषा जो 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 बच्चा अपनी अपनी माता से सीखता, माता से सीखता है क्या कहलाती है, मातृभाषा, मातृभाषा कहलाती है, क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। वह भाषा जो बच्चा अपनी माता से सीखता है क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। माता के मुख से उच्चारित भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, विचार प्रकट करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम कौन सी होती है, मातृभाषा होती है। विचार प्रकट करने का सबसे, मैं जितनी प्रभावी तरीके से बात अपनी मातृभाषा में, मारवाड़ी भाषा है जो बागड़ी भाषा है, उसमें जितनी प्रभावी बात मैं प्रकट कर सकता हूं ना, जितनी प्रभावी बात, उतनी प्रभावी तरीके से मैं किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकता। ठीक है ना, पानी पियोगा कि गुरुजी, बस मातृभाषा में सल्टा दी मैंने, पानी पीऊं, ठीक है ना। तो सबसे शक्तिशाली माध्यम किसका, विचार प्रकट करने का। यह प्रश्न भी पूछा गया है, विचार प्रकट करने का सबसे शक्तिशाली या सशक्त माध्यम, सबसे सशक्त माध्यम कौन सा होता है, मातृभाषा, मातृभाषा है सबसे शक्तिशाली माध्यम है विचार प्रकट करने का। ये बेटा इतनी शब्दावलियां पूछ सकती हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद बेटा भाषा है, उसकी उत्पत्ति देखेंगे हम, 3 प्रकार से देखते हैं। भौगोलिक उत्पत्ति किस प्रकार हुई है इसकी राजनीतिक उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, राजभाषा का वर्णन वहीं करेंगे, और इसकी संवैधानिक, राजनीतिक यानी संवैधानिक उत्पत्ति, ऐतिहासिक उत्पत्ति और भौगोलिक उत्पत्ति देखेंगे। ये इतना मामला है, ये हम बेटा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपने मुझे सुना, पढ़ रहे हो लगातार, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।